आज हमने टेलीग्राम में एक पेपर डाला हुआ था एग्ज़ाम टेस्ट 8। उसमें मैंने ये बोला था कि शाम तक ये पेपर को सॉल्व करा देंगे और उसके साथ में जो भी एक्स्ट्रा जानकारियाँ होंगी वो हम आपको दे देंगे। हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि आपको प्रश्न के साथ में अधिकांश जानकारी आपके पास दी जाए, इसलिए ये वीडियो बनाकर YouTube में डाली जाती है। अन्यथा अगर सीधे आंसर की डालते हैं तो आंसर की में सिर्फ उस प्रश्न के बारे में जानकारी मिलेगी, ना कि उसके आसपास या उससे बनने वाले अन्य प्रश्न के बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो प्रारंभ करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको हर प्रश्न की जानकारी अधिक से अधिक दे दी जाए। ठीक है बेटा, ओके। तो प्रथम प्रश्न हिंदी में एक दिया हुआ था कि लड़कों ने पुस्तक पढ़ी है। लड़कों ने पुस्तक पढ़ी है, तो इस वाक्य में कौन सा काल है? काल मतलब आपके पास सेंटेंस, मान लीजिए वर्तमान काल, भविष्य काल, आपके पास भूतकाल इंग्लिश में जिस प्रकार आपके पास होता है वैसी काल आपके पास हिंदी में होते हैं। लेकिन बस हिंदी में समस्या ये है कि आपके पास वर्तमान काल हुआ, भविष्य काल हुआ, भूतकाल हुआ, उसको भी विभिन्न भागों में आपके बांटा गया है। जिस प्रकार इंग्लिश में इंडिफिनिट टेंस, आपके पास कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और आपके पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बेटा, तो सर्वप्रथम लड़के ने पुस्तक आपके पास पढ़ी है। और जो बच्चे आपके पास टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं है, PWN क्लासेस डॉट जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम में हमारी चैनल चलती है और इसमें PDF बनाकर आपके पेपर को डाल दिया जाता है और उसको हम लोग सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं। ठीक है बेटा, तो आप अगर पेपर आपके पास नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर PWN क्लासेस डॉट को ज्वाइन करने के बाद उस पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी आपको जानकारियां अच्छी लगे या इंपॉर्टेंट लगे तो उसको अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं बेटा। इसलिए बस ये आपका वीडियो रिकॉर्ड करके आपको पेपर को सॉल्व कराना हमारा लक्ष्य है। ठीक है, ओके। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी थी नहीं, ना होगी, पढ़ी है। पढ़ी है का मतलब है स्वाभाविक वर्तमान काल है। अब वर्तमान में कौन सा वर्तमान काल है? तो ऑप्शन दिए थे सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। माइनर वाइनर आपके पास अंतर होता है क्योंकि सभी वर्तमान काल की क्या है आपके पास विकल्प। ठीक है, तो सामान्य वर्तमान काल का मतलब होता है जिस वाक्य में आपके पास ता है, ती है, ते हैं आपके पास आते हैं तो वो आपके पास सामान्य वर्तमान काल होता है। और आपके पास दूसरा आपके पास होता है संदिग्ध वर्तमान काल, जिस वर्तमान काल में रहा है, रही है, रहे हैं आपके पास आते हैं तो ये आपके पास होता है संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे श्याम आ रहा है। अब कभी कभार संदिग्ध होता है कि श्याम आ रहा है, तो एक होता है कि आ रहा है क्वेश्चन मार्क टाइप का, तो वो आपके पास कैसा वर्तमान काल? संदिग्ध वर्तमान काल होगा। एक विकल्प दिया है इसमें संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल का मतलब हो सकता हो कार हुआ हो, राम गया हो सकता है वह चला गया हो, या फिर उसने खाना खाया हो। तो आपके पास खाना खाया हो सकता है और हो सकता खाना ना खाया हो। तो ये वर्तमान काल अगर खाना खा लिया होगा तो आप खाया हो, तो इसका मतलब है ये वर्तमान काल कैसा होगा? संदिग्ध नहीं होगा, संभाव्य होगा। और प्रश्न आपके पास ये है लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है इसका मतलब है कार्य हो चुका है, कार्य बिल्कुल, लेकिन अभी अभी आपके पास समाप्त हुआ है। तो ना तो यहां पर संभाव्य वर्तमान काल है, ना तो आपके पास यहां पर संदिग्ध वर्तमान काल है। यहां पर वर्तमान काल बेटा आपके पास आएगा कौन सा? पूर्ण वर्तमान काल। ओके, पहले का आंसर होगा पूर्ण वर्तमान काल। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास का, गा, घा। आपको ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है, आप तो सिर्फ जानकारी को सुनिए और समझिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण आपके पास अघोष है? पहली बात ये समझिए वर्ण क्या होते हैं। वर्ण आपके पास वह अल्फाबेट होते हैं जो एक एक मिलकर आपके पास क्या बनाते हैं? वर्णमाला। ठीक है, तो अघोष और सघोष को समझिए। अघोष आपके पास वह वर्ण होते हैं जिसको बोलने में आपके पास कंपन ना होता हो। अघोष वह वर्ण होते हैं जिसको बोलने में आपका कंपन स्वर तंत्र से ना होता हो। जैसे का हो गया, आपके पास खा हो गया, आपके पास चा हो गया, छा हो गया, टा हो गया टमाटर का, और ठा ठठेरी वाला। इसमें आपके पास कभी भी बोलने में आपके पास यहां पर कंपन नहीं होता। स्वरतंत्र में जिसको वाक तंत्र बोलते हैं, बोबल आपके पास बोलते हैं, इसका मतलब हो आपके पास कैसा होगा? अघोष। और जिस वर्ण को बोलने में आपके पास कंपन होते हैं उसको क्या कहते हैं? आपके पास सघोष। तो कंपन होना सघोष और कंपन ना होना अघोष। तो इसमें जो विकल्प आपके पास दिए थे का, गा, घा और जा, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन होगा का कबूतर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता आपके पास कौन है? तो आपको सीधा सा पता है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये है जो कठिनाई से मिलता है उस वाक्य के लिए एक शब्द होगा। तो भाई
कोई चीज अगर आपको कठिनाई से मिलेगी तो दुर्गम, इसमें विकल्प दिया था दुर्गम एक बुरी चीज। दुर्गम का मतलब होता है किसी चीज का एक बहुत ज्यादा बुरी स्थिति आ जाना, तो कठिनाई से मिलने की बात थोड़ी ना है, यहां पर दुर्गम की स्थिति बहुत ज्यादा बेकार हो जाना। तो यहां पर आपके पास विकल्प दिया था बेटा दुर्लभ, तो दुर्लभ इसका आंसर क्या होगा आपके पास दुर्लभ। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से विशेषण आपके पास क्या है, तो पहले विशेषण समझिए। आपके पास दो चीज होती है, एक होता है आपके पास बेटा विशेष और एक होता है आपके पास क्या विशेषण। तो विशेष और विशेषण में होता है आपके पास अंतर। विशेष मतलब होता है किसी वस्तु के बारे में बताया जाना, जैसे मोबाइल हो गया, आपके पास सागर हो गया, पृथ्वी हो गई, पठार हो गए, पर्वत हो गए, मैदान हो गए, तो आपके पास, या फिर कोई मनुष्य हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गई, ये क्या है आपके पास विशेष है। विशेष मतलब किसी एक पर्सन, किसी एक वस्तु या फिर किसी एक चीज जिसके बारे में बताया जाना है। और जब उसके बारे में बताया जाएगा कि मोबाइल अच्छा है, बेकार है, लड़का है, सुंदर है, कि थोड़ा सा आपके पास वो है, या फिर मान लीजिए पर्वत ऊंचा है, लंबा कितना है, उसकी विशेषता। सागर है तो सागर आपके पास पानी उसका खारा है कि हल्का खारा है कि ज्यादा आपके पास खारा है, पानी है मीठा है कि आपके पास खारा है या नमकीन है, या क्षारी ज्यादा है या अम्लीय ज्यादा है। तो उसके बारे में फल है तो फल आपके पास क्या है विशेष, फल आपके पास मीठा, मीठा क्या आपकी विशेषता, तो आपके पास ये क्या है विशेषण। विशेषण किसी चीज की विशेषता बताना, विशेष जिस चीज के बारे में बताया जाना वह होगा विशेष। ओके, तो यहां पर आपके पास क्या निम्नलिखित में से विशेषण कौन सा है, तो ऑप्शन लंबाई। लंबाई बेटा आपके पास क्या होगा विशेषता नहीं होगी, ये विशेषण है। लंबाई तो बेटा आपके सॉरी विशेष है, क्योंकि लंबाई तो आपके पास कुछ भी हो सकती, 1 इंच, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, 1 फुट, कुछ भी हो सकती। तो लंबाई की विशेषता, तो आपके पास लंबाई विशेष है। अब 1 मीटर लंबा, आप कभी दुकान में जाते हो तो 1 हाथ कपड़ा दे दो, 2 हाथ कपड़ा दे दीजिए, या 1 फुट हमें एक छड़ी चाहिए, तो आपके पास फुट, लंबाई, इंच, लंबाई, ये सब आपके पास क्या विशेषता, फुट, इंच, सेंटीमीटर। तो बेटा यहां पर लंबाई तो विशेषण नहीं होगी, लंबाई की मात्रक बताता तो वो विशेषण हो जाता। नेक्स्ट आपके पास बुढ़ापा, तो यहां पर आपके पास आंसर बुढ़ापा। बुढ़ापा आपके पास विशेषता नहीं है, बुढ़ापा एक आपके पास वर्ग है। भाई बुढ़ापा है, अच्छा होता है बुढ़ापा, बुढ़ापा कभी कभी बेकार हो जाता है, तो बुढ़ापा एक वो विशेष है जिसके बारे में बताया जाना, तो यहां पर बुढ़ापा विशेषण नहीं है। इसमें अगला ऑप्शन दिया आपके पास शांत। शांत आपके पास क्या होगा विशेषण। शांत मतलब शांत, अब कोई चीज शांत है तो शांत मतलब एक नॉर्मल स्थिति, तो वो उसकी विशेषता है। भाई एग्री है, गुस्सा है या शांत है, तो शांत क्या है विशेषता, तो आपके पास विशेषण क्या होगा बेटा शांत होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का गिरास के नाम से जाना जाता है। अब इसको सुनिए, यह प्रश्न आपके पास पूर्व का गिरास, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का गिरास, यह प्रश्न पूछा गया था आपके पास यूपी पुलिस में 2018 कांस्टेबल शिफ्ट फर्स्ट में, शिफ्ट प्रथम 2018 में अभी ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहां पर ऑप्शन आते हैं आपके पास अनेक शहर उत्तर प्रदेश के, लेकिन लड़का को कंफ्यूज होती है हमेशा 2 शहर में, एक बनारस, एक आपके पास कन्नौज। कुछ किताबों में आपके पास आंसर बनारस दे दिया जाता है और कुछ किताबों में आंसर दे दिया था कन्नौज, मतलब जहां पर आपके पास घास आस ये आपके पास ज्यादा पाई जाती हो। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो यूपी पीपीआरपी बोर्ड अर्थात यूपी पुलिस प्रोन्नति आपके पास बोर्ड ने जो आंसर माना था वो आंसर बेटा क्या था आपके पास कन्नौज। और अगर आपके पास ये आंसर आता तो आप भी आंसर क्या लगाएंगे कन्नौज। नेक्स्ट, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। गोदावरी नदी, पहली बात ये देखिएगा नदी आपके पास कितने प्रकार की होती हैं। नदी आपके पास 2 प्रकार की होती हैं। एक आपके पास नदी होती है वह नदी जो आपके पास मैदान में बहती है, अर्थात आपके पास वह नदी जो कि पर्वतों से आपके पास होकर निकलती हैं, और एक नदी आपके पास होती है वह नदी जो आपके पास प्रायद्वीप में बहती है। प्रायद्वीप का मतलब वह नदियां जो पठारों से होकर आपके पास आती हैं। पठार और पर्वत में अंतर होता है। पर्वत मतलब वह आपके पास पर्वत जहां पर आपके पास ऊंचाई कम से कम पर्वत की 1 किलोमीटर के ऊपर हो, 1 किलोमीटर के ऊपर। और पठार आपके पास वह पठार जिसकी ऊंचाई 1 किलोमीटर के आपके पास क्या हो नीचे हो, जैसे बुंदेलखंड का पठार हो गया, मालवा का पठार हो गया। पर्वत नहीं कहते कि बुंदेलखंड के पर्वत में हम लोग रहते हैं, बुंदेलखंड के पठार पर हम लोग रहते हैं। पर्वत 1 किलोमीटर के ऊपर, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया वो तो 8-8 किलोमीटर 8.5 किलोमीटर की अप्रॉक्स आपके पास उसकी लंबाई है। तो आपके पास तो पर्वतों से निकलने वाली नदियां आपके पास मैदानी नदियां कहलाएंगी और पठारों से निकलने वाली नदियां प्रायद्वीपीय नदियां कहलाएंगी। तो दक्षिण भारत में जो अधिकांश नदियां सब बहती हैं वह कौन सी नदी होती बेटा प्रायद्वीप। अब यहां पर प्रश्न आपके पास ये था गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, पहली बात तो ये जानिए गोदावरी बहती कहां पर है, तो आप बोलेंगे गोदावरी जो आपके पास नदी है, देखिएगा जो
जो आपके पास बेटा गोदावरी आपके पास नदी है, ये बहती है आपके पास कहां पर, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र से क्या होती है, प्रारंभ होता है, उद्गम होता है, महाराष्ट्र से उद्गम। नेक्स्ट ये याद रखिएगा, गोदावरी की आपके पास लंबाई, तो इसकी लंबाई होती है 1465 आपके पास किलोमीटर। अब यही मैं बता रहा हूं तो कि कुछ चीजें हमको एक्स्ट्रा जानना है, उसी के लिए बस ये क्लास हम रिकॉर्ड करते हैं। 1465 आपके पास किलोमीटर आपके पास लंबाई होती है। अगला आपके पास देखिएगा, इसको दक्षिण भारत की आपके पास गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है, तो बोलिएगा गोदावरी को कहा जाता है। नेक्स्ट एक फैक्ट इसका और है, अगर ये कहा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे आपके पास बड़ी नदी आपके पास कौन सी है, तो आप आंसर देंगे, आपके पास आंसर कौन सा है, गोदावरी। ठीक है बेटा, अगर इंडिया का पूछे, भारत का, तो आंसर दीजिएगा आपके पास कौन सा है, गंगा। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी, लंबाई 1465 किलोमीटर, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। उद्गम कहां पर होता है, महाराष्ट्र में। अगर ये कह दिया जाए कि नदियां जाकर ये आपके पास गिरती है, आपके पास नदी कहां पर है, तो यह नदी आपके पास गिरती है बेटा कहां पर, बंगाल की खाड़ी में। अधिकांश आपके पास सभी नदियां आपके पास जो गिरती हैं भारत की, वो जाकर गिरती हैं आपके पास बंगाल की खाड़ी पे। 90 क्या 95% नदियां आपके पास, गंगा हो गया, यमुना हो गया, बेतवा हो गया, ये सब नदियां आपके पास, कावेरी हो गया, कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया, ये सभी नदियां आपके पास गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। कुछ 4-5 नदियां हैं जिनको आप उसको याद कर लीजिए, बस बाकी सब नदी आप लगा सकते हैं बे ऑफ बंगाल, अर्थात बंगाल की खाड़ी, जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और लूनी। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही और लूनी, ये 5 नदियां बस आप याद कर लीजिए। ये नदियां आपके पास पश्चिम भारत की तरफ आपके पास गिरती है, अर्थात अरब सागर में गिरती हैं, और बाकी आपके पास शेष नदी बेटा आपके पास किस खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। भारत की 90% नदियां किस खाड़ी में की तरफ जाती हैं, तो बोलिएगा बंगाल की खाड़ी। जब बंगाल की खाड़ी में पहुंचती हैं तो यहीं पर आपके पास डेल्टा बनाती हैं। कभी कभार डेल्टा आपके पास चिड़िया के पंजेनुमा का आकार को बना देती है, और कभी कभार आपके पास डेल्टा आपके पास एक सीधी के रूप में कई भागों में बंटकर आपके पास बना देती हैं। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में ये है अगला, विटामिन V7 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन V7 का रासायनिक नाम, इसका आंसर क्या होगा आपके पास, V7 का जो आपके पास रासायनिक नाम है, इसको बोलते हैं आपके पास क्या, वायोटिन। ठीक है, पहले ये देखिए, ये आपके पास आता कहां, पहले विटामिन की खोज किसने करी थी, तो विटामिन की खोज आपके पास करी थी किसने बेटा, आपके पास लूनिन। फिर आपके पास ये कहा जाए कि विटामिन का नामकरण किसने दिया था, तो नामकरण आपके पास दिया था बेटा हॉपकिंस और फंक ने, इसने नामकरण दिया था। तो विटामिन का जो खोज करता व्यक्ति जानता है, हमेशा वो जानता है कि आपके पास हॉपकिंस और आपके पास फंक। एक्चुअली में विटामिन की खोज करी थी आपके पास लूनिन ने, लेकिन आपके पास होता क्या है कि जो व्यक्ति जिसका नाम रख देता है, तो उस व्यक्ति के नाम से ही वो चीज आगे जाने लगती है। जैसे हरित क्रांति आपके पास नॉर्मन बोरलॉग ने उसके जनक माने जाते हैं, आविष्कार माने जाते हैं हरित क्रांति के। लेकिन हरित क्रांति में एक शब्द आता है एक वैज्ञानिक का, डॉक्टर विलियम गॉड ने उसका नाम दिया था। हरित क्रांति का आविष्कार अर्थात जनक तो किया था नॉर्मन बोरलॉग ने, लेकिन आपके पास विलियम गॉड ने उसका दिया था नाम हरित क्रांति। और भारत में आपके पास हरित क्रांति कौन लाया था, तो बोलिएगा आपके पास वो MS स्वामीनाथन। और विटामिन कितने प्रकार का होता है, विटामिन कम से कम आपके पास बेटा 20 से 25 प्रकार का विटामिन होता है। हमारे शरीर के लिए कितने विटामिन चाहिए, ओनली 13। विटामिन को कितने भाग में बांटा जाता है, आपके पास 2 भाग में बांटा जाता है, बसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। बसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, A, D, E और K, और जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, B और C। जैसे आपके पास ग्लूकोज हो गया, ORS हो गया, इलेक्ट्रिक पाउडर हो गया, या आपके पास कोई रसना हो या कोई ड्रिंक हो गई, आपके पास कोल्ड ड्रिंक, उसमें आपका भी ध्यान से देखिएगा, उसमें आपके पास ये लिखा था विटामिन B या विटामिन C की भरपूर या प्रचुर मात्रा, क्योंकि वो जल में क्या कर सकता है, घुल सकता है। कभी उसमें ये नहीं लिखा होगा A विटामिन या D या E या आपके पास K विटामिन इसमें पाया जाएगा, क्योंकि वो विटामिन जल में घुल ही नहीं सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है, पहले ये समझिए। राष्ट्रपति कौन है, भारत का प्रथम आपके पास व्यक्ति। राष्ट्रपति के अंदर पे काम कौन करता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के नीचे काम कौन करता है, आपके पास लोकसभा, राज्यसभा, अर्थात आपके पास पूरा का पूरा संसद। और प्रधानमंत्री के नीचे आपके पास हो गया लोकसभा, राज्यसभा, संसद। लोकसभा में बैठते हैं आपके पास सांसद, जो कि आपके पास प्रधानमंत्री के चुनाव में आपके पास हर जिले से चुने जाते हैं, और आपके पास राज्यसभा में बैठते हैं आपके पास सांसद। लेकिन राज्यसभा आपके पास कैसा सदन होता है, स्थायी सदन होता है। ठीक, अब राष्ट्रपति समझिए, राष्ट्रपति में सिर्फ इतना जानिए, अगर प्रधानमंत्री का पूछे, मुख्य आयुक्त का पूछे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछे, आपके पास मान लीजिए महानिदेशक पूछे, किसी भी प्रकार का कोई विभाग का प्रमुख आपके पास अध्यक्ष की नियुक्ति पूछे और उसका शपथ पूछे, तो आंसर लगाइएगा राष्ट्रपति। लेकिन
राष्ट्रपति का आपके पास ये पूछ ली कि उसकी गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो आंसर लगाइएगा आपके पास सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा बेटा, राष्ट्रपति सबको शपथ दिलाता है और सबका वेतन निर्धारित करता है, लेकिन आपके पास राष्ट्रपति को खुद किससे कौन शपथ दिलाता है, तब आंसर लगाइएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट सवाल, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा सीधा सवाल था, आंसर पता होगा आप लोगों को, 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। K2 गॉडवन पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही आपके पास कौन बना है? इसका नाम है आपके पास सेजेस कौशिक। ठीक है बेटा, ये आपके पास से जेस कौशिक किस पे आप बोलोगे? K2 पर्वत पे। K2 पर्वत कहां पर पड़ता है? आपके भारत में। माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं पड़ता, माउंट एवरेस्ट आपके पास पड़ता है ये पूरा भारत की तरफ नेपाल के पास में। भारत की ऊंची चोटी तो भैया K2 है। अगर आपके पास पूरे विश्व की ऊंची चोटी, तब आंसर लगाएंगे आपके पास कौन सा? माउंट एवरेस्ट। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल बहुत प्यारा था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके बारे में जरा समझ लीजिए, सवाल का हल आंसर बाद में देख लेंगे। इसमें यह कहा गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपके पास है, लागू करने वाला पहला राज्य आपके पास कौन बना? लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? कर्नाटक। ठीक है, पहले ये याद रखिएगा। कर्नाटक एक चीज में और आएंगे, अगर ये कहा जाए कि भूमि, जो आपके लेखपाल में ग्रामीण विकास आना है, उसमें ये आपके पास एक टॉपिक है भूमि सुधार। अगर भूमि सुधार को टोटल ऑनलाइन कंप्यूटर में दर्जा करना, या पूरी की पूरी किसानों की भूमि को ऑनलाइन जो आपके पास कार्य किया गया सरकार के द्वारा, कि आप किसी भी व्यक्ति की जमीन आपके पास उसकी जानकारी आप कंप्यूटर के माध्यम से ले सकते हैं कि उसके पास कितना जमीन है कितना नहीं है, जिसको आप खतना आपके वो क्या आपके पास कहते हैं, वो कागज आपके पास होते हैं अभी खतौनी। हाँ ठीक है, खतौनी जो आपके पास किस खेतों के आपके पास जमीन के कागजात होते हैं, उनको पूर्णतः नेट में चढ़ाने का कार्य 100% वो किसने किया? तो भी आंसर लगाइए कर्नाटक। और यहां पर आपके पास पूछे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य, तो भी आंसर लगाइएगा कर्नाटक। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में कुछ चीज देख लीजिए। राष्ट्रीय आपके पास बेटा ये होगा आपके पास शिक्षा के बाद आपके पास नीति 2020। याद रखिएगा 3-4 फैक्ट कुछ बहुत मोस्ट है, देख लीजिए। प्रश्न के साथ में कभी कभार अन्य जानकारी भी आपके पास आ जाती है। यही लक्ष्य हमारा कि आज ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारी देना। पहली जानकारी देखिए, पहली जानकारी आपके पास ये है कि इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य ये है 2030 तक 100% शिक्षा को क्या कर देना? पूर्ण कर देना 2030 तक। दूसरा लक्ष्य देखिए, प्रारंभ कब हुआ था? तो प्रारंभ हुआ था ये 29 जुलाई आपके पास बेटा, ये हो गया 29 जुलाई 2020। ठीक है, ये हुआ था आपके पास प्रारंभ। नेक्स्ट आपके पास ये देखिएगा, पूरी जीडीपी जितना देश आपके पास कमाता है साल भर में, उस जीडीपी का कितना % भाग इसमें खर्च करना है? तो आप बोलिएगा जीडीपी का जो आपके पास भाग खर्च करना है वो करना है कितना प्रतिशत? 6% सरकार का लक्ष्य है कि जितना भी जीडीपी 100 रुपए में, मान लीजिए 6 रुपए आपके पास किसमें विभाग में खर्च करना है? शिक्षा विभाग में खर्च करने का लक्ष्य है। इसको कितने भाग में बांटा गया है? ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है आपके पास कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आपके पास कितने भाग में बांटा गया? तो बोलिएगा 5 भाग में आपके पास बांटा गया, 4 भाग में बांटा गया। 5 + 3 + 3 प्लस आपके पास हो गया बेटा 4। 5 + 3 + 3 प्लस आपके पास 4। इसको समझिए, ये थोड़ा सा बच्चों को कम समझ में आता। 5 का मतलब ये हुआ आपके पास आंगनवाड़ी में जो आपके पास किए जाएगा 3 साल। उसके बाद बच्चा 3 साल आंगनबाड़ी में पढ़ने के बाद 2 साल पढ़ेगा आपके पास कक्षा आपके पास 1 में और कक्षा आपके पास बेटा 2 में। तो ये कितने साल हो गए आपके पास? 3 ये 1 साल इसमें, कक्षा 2 में 1 साल, टोटल 5 साल। इसके बाद आपके पास 3 के बाद आपके पास बेटा कक्षा आ जाएगी तीसरी, आपके पास चौथी, 5वीं। 3 साल आपके पास ये हो गए। इसके बाद 3 इसमें आपके पास कक्षा आएगी 6वीं, आपके पास 7वीं, आपके पास 8वीं। फिर आपके पास 4, यहां पर जो आपके पास कक्षा आपके पास आ जाएगी बेटा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ये इसके साथ आपके पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या होती है? कंप्लीट। मतलब बच्चे की जन्म से लेके इंटर तक की पढ़ाई को किस हिसाब से बांटा जाना है वो आपके पास है। 5 में 3 वर्ष आंगनवाड़ी और 1 वर्ष कक्षा 1, अगला 1 वर्ष कक्षा 2। उसके बाद 3 में कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, अगला 3 कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 और अगला आपके पास 4 कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा बेटा 12। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट आपके पास देखिए, अगला सवाल आपके पास ये था, G20 पर्यावरण मंत्री 2021 की बैठक की मेजबानी कौन सा आपके पास देश करेगा? तो ये आपके पास आंसर होगा बेटा इसका कौन सा? इटली।
ठीक है। अगला आपके पास देखिएगा, हाल ही में कार्बन का अवशोषण करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र किस देश में शुरू किया गया। पहले कार्बन शब्द समझिए। कार्बन का मतलब होता है बेटा आपके पास कि जिस प्रकार हमारा वातावरण प्रदूषण इस समय बढ़ते चला जा रहा है, तो सरकार या वर्ल्ड में एक बात उठ रही है कि कार्बन आपके पास कैसे कंट्रोल किया जाए। किसी देश में कार्बन, अब होता क्या इसमें, मान लीजिए भारत है या आपके पास कोई देश ले लिए, आपके पास 4-5 आपके पास देश है और कोई देश आपके पास कार्बन फैक्ट्री, कंपनी, धुआं के माध्यम से आपके पास कारखाना, इन सब के माध्यम से कार्बन ज्यादा फैला रहा है, और कोई देश है आपके पास जो आपके पास कार्बन फैक्ट्री कम लगा के रखा है, तो वो धुआं या कार्बन कम फैला रहा है। तो क्या सजा दोनों को बराबर मिलेगी? क्योंकि वातावरण गंदा हो रहा है तो वो तो पूरे पर्यावरण, पूरा वर्ल्ड आपके पास इससे प्रदूषित होगा और पूरे वर्ल्ड को ही नुकसान पहुंचेगा। तो इसके लिए एक नियम कानून बनाया गया, इसको बोला गया कार्बन फुटप्रिंट। ध्यान देना बेटा, कार्बन आपके पास फुट, आपके पास प्रिंट। इसका मतलब यह है कि इसमें आपके पास कंपनी ये देखती है आपके पास वर्ल्ड संघ कि एक व्यक्ति, मान लीजिए फुट मतलब आपके पास पैरों के निशान, प्रिंट मतलब आपके पास उसका निशान, एक व्यक्ति अपने जीवन में 1 साल में, फिर सुनिए, एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में और 1 साल में कम से कम कितना कार्बन उत्सर्जित करता है। अब सवाल यहां आता है कि यार कोई व्यक्ति तो कार्बन उत्सर्जित करता ही नहीं होगा। क्या कार्बन उत्सर्जित करने का मतलब यह है, मान लीजिए आप जूता पहनते हैं तो वो भी चमड़े से बना है, चमड़ा किसी फैक्ट्री में बना होगा। आप घड़ी पहनते हैं तो उसका जो लेदर बना है वो भी किसी का फैक्ट्री में बना होगा। आप कपड़े पहनते हैं तो उसके पीछे, कपड़े के पीछे जो आपके पास मशीन संयंत्र काम किया होगा तो उसने कुछ ना कुछ धुआं उत्सर्जित किया होगा। तो वो एक व्यक्ति, अगर आपने 1 साल में 2 या 3 जोड़ी कपड़े भी आपने परचेज किए, 2 जोड़ी जूता भी परचेज किया, आपने सीट बेल्ट हो गई, आपके पास घड़ी हो गया, या आपने किसी प्रकार का मोबाइल हो गया, या कोई भी चीज आपने सजेस्ट किया, तो वो कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री से बनके ही तैयार होकर आया होगा। और जब होकर आया होगा तो आपके नाम का कुछ ना कुछ धुआं या कार्बन जरूर वायुमंडल में उत्सर्जित हुआ होगा। तो आप ये देखा जाता है कि एक देश में कितना कार्बन उत्सर्जित होता है और उस देश में कितनी आबादी आपके पास रहती है। तो उस आबादी में आपके पास डिवाइड करने के बाद ये देखा जाता है कि इस देश का कार्बन उत्सर्जन कम है या कार्बन उत्सर्जन क्या है आपके पास ज्यादा। ठीक है बेटा। और जिस देश के पास कार्बन उत्सर्जन ज्यादा होता है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, और टैक्स लगाने के बाद जो भी उसके पास नियम होता है कि आपको इतना पाउंड या इतना डॉलर आपको सजा के रूप में भरना पड़ेगा और इसमें कार्बन को कुछ ना कुछ कम करना पड़ेगा। उस हिसाब से नियम दे देते हैं कि आपके पास वन लगाना होंगे, पौधे लगाना होंगे, इतना टैक्स आपको भरना होगा, ये अन्यथा गलती ना हो वरना हम आपको उसके डबल चार्ज आपको लगा देंगे। इसके कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। तो इसमें यही पूछा है कि आपके पास की कार्बन का अवशोषण, अवशोषण मतलब समाप्त करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहां पर लागू किया गया। तो आंसर दीजिएगा बेटा, आपके पास कौन सा, आइसलैंड। आपके पास आंसर होगा आइसलैंड। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास प्रश्न आपके पास देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास यह था कि भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला आपके पास कौन सा है। तो यहां पर आपके समुद्री जिला तो बोलिएगा उड़ीसा, और उड़ीसा में आप आंसर दीजिएगा बेटा आपके पास बाला, आपके पास सौर, इसका आंसर होगा आपके पास उड़ीसा। ओके ठीक है। अगला देखिए, इसने बोला है आपके पास कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग बुक के लेखक कौन है। तो यहां पर आपके पास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग बुक के लेखक है अरुंधति राय। अरुंधति राय। नेक्स्ट आपके पास देखिए, सुधीर मन कप किस खेल से संबंधित है। बैडमिंटन कप होता है, रोबस कप होता है, आपके पास हॉकी के आपके पास कप होते हैं। तो ये कप आपके पास तो पूछ लेता है कि ये कप किस खेल से संबंधित है। तो आपके पास यहां पर दिया सुधीर मन कप। सुधीर मन कप ये संबंधित खेल है, किससे, कप संबंधित है बैडमिंटन से। नेक्स्ट देखिए, वनस्पति विज्ञान के पिता, ये सवाल बढ़िया। उसने बोला है आपके पास वनस्पति विज्ञान के पिता बताइए। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन होगा आपके पास थियोफ्रेस्टस। ध्यान दीजिए, यहां पर ऑप्शन होगा आपके पास थियोफ्रेस्टस। ओके ठीक है। अब मैं कुछ चीज बता दूं, बृहस्पति पूछे तो थियोफ्रेस्टस लगा दीजिए। अगर आपके पास इसका पूछे जंतु विज्ञान का, अर्थात आपके पास जीव विज्ञान का, तो जीव विज्ञान के आपके पास यहां पर लगा दीजिए आपके पास बेटा अरस्तु। अगर आपके पास ये पूछे भारत में जीव विज्ञान आपके पास का जनक कौन माना जाता है, तो लगाइएगा आपके पास चरक, लेकिन ये आंसर होगा कब, भारत में। नेक्स्ट आपके पास पूछे भौतिक विज्ञान के जनक बताइए, तो फिजिक्स के आपके पास जनक आपके पास आएंगे कौन सा, न्यूटन। ठीक है। न्यूटन ने बहुत ज्यादा खोजें करी थी। न्यूटन ने खोज करी थी पृथ्वी आपके पास क्या है, गोल है। न्यूटन ने खोज किया प्रकाश के आपके पास रंग कैसे होते हैं, बैनी आधा पीनाला। न्यूटन ने आपके पास ये बताया गति के नियम आपके पास बताए। न्यूटन ने आपके पास आगे चल के आपके पास ग्रेविटी की आपके पास खोज करी आगे चल के। तो ये सब न्यूटन ने जब आपके पास
प्रकाश के बारे में बताया, पृथ्वी गोल के बारे में बताया, इसके बाद गति के नियम बताया, ग्रेविटी के बारे में आपके पास आगे चल के जानकारी आपके पास दी, तब जाके इसको वनस्पति भौतिक विज्ञान की कहा जाता है पिता। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास रसायन विज्ञान की पता। रसायन विज्ञान में काफी कंफ्यूजन है, कोई कहता है डाल्टन है, कोई कहता है आपके पास कणाद है। अगर आपके पास भारत में कहा जाए तो ये कहते हैं महर्षि कणाद हमारे रसायन विज्ञान के क्या थे आपके पास जनक, और अगर वर्ल्ड लेवल में बात करी जाए तो आपके पास कहा जाता है कि डाल्टन इसके क्या थे आपके पास जनक। उसमें भी काफी कंफ्यूजन की आपके पास फ्रांस अलग मानता है और आपके पास चाइना किसी विदेशी को आपके पास रसायन विज्ञान का जनक अलग मानता है। ठीक है भाई, ओके। अगला, रॉकेट और जेट विमान किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? पहले ये देखिए, आपके पास रॉकेट और जेट विमान जो संरक्षण सिद्धांत पे काम करेगा, ये करेगा आपके पास क्रिया प्रतिक्रिया संवेग का संरक्षण। टोटल न्यूटन ने जो आपके पास सिद्धांत दिए थे वो कितना दिए थे? 3। पहला उसने आपके पास ये कहा था गति के नियम में पहला नियम, यदि कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती रहेगी और कोई वस्तु रुकी है तो वो रुकती रहेगी। ये कौन सा नियम होगा आपके पास? पहला नियम है। किसका नियम है आपके पास? गति का नियम है। किसने दिया आपके पास? न्यूटन ने दिया था। इसने ये बोला कोई वस्तु चलती है तो चलती रहेगी और कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे ही आप इसमें कोई बाह्य बल लगा देंगे तो उस वस्तु की गति में क्या आ जाएगा? फर्क है। अगर रुकी है, आपने इसमें बल लगाया तो ये वस्तु क्या होगी? गतिमान। अगर चली जा रही है और आपने इसमें रोक लगा दी, बल लगा दिया, तो ये वस्तु क्या होगी? रुक गई। तो ये कौन सा नियम होगा? गति का प्रथम नियम। सेकंड नियम देखिए, सेकंड नियम आपके पास कहता है संवेग का संरक्षण का नियम। इसको समझिएगा, ये थोड़ी कंफ्यूजन होती है। संवेग का संरक्षण का नियम, संवेग का संरक्षण का नियम आपके पास ये है, मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट में जब कोई बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो जब बॉल ऊपर से आपके पास आती है तो आप बॉल को कैच करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि आपने बॉल को कैच करने के बाद वहीं पर हाथ को थाम लिया। अगर आप हाथ को वहीं पर थाम लेंगे तो आपकी उंगली को, आपके हथेली को चोट पहुंच सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वो आपके पास बॉल है वो इतनी स्पीड से सामने से आ रही है और उस बॉल में दो चीज हैं, एक आपके पास क्या है? वेग, और एक आपके पास क्या है? बॉल का भार। भार मतलब क्या है? द्रव्यमान। अगर द्रव्यमान अधिक हुआ तो भी नुकसान पहुंचेगा और अगर वेग आपके पास अधिक हुआ तो भी नुकसान पहुंचेगा, और कहीं वेग और द्रव्यमान दोनों अधिक हुआ तो नुकसान तो पहुंचना फिर बहुत ज्यादा आपके पास तय है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब बॉल आपके पास लेते हैं तो बॉल को पीछे पीछे आराम से धीमे की नीचे की तरफ हाथ ले जाते हैं जब तक कि बॉल की स्पीड क्या नहीं हो जाती है? धीमी नहीं हो जाती है। कभी कभार आपने देखा होगा कि एक सरकारी बस या कोई जिसका भार ज्यादा है, ट्रक हो गया आपके पास, ट्रैक्टर हो गया, अब वो कितना भी धीमी स्पीड में चलता हो, 20 की स्पीड से 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, अगर वो आपको हल्के से भी टच हो गया ना, गल गया ना, तो आपको चोट ज्यादा पहुंच जाती है। आप कहते हो नुकसान कुछ ज्यादा हो गया, किसी पेड़ की डाली से टकरा गया तो पेड़ टूटने तक की आपके पास स्थिति आ जाती है। तो आपने कहा यार इतना स्पीड तो नहीं थी, वे नुकसान आपके पास क्यों ज्यादा पहुंच गया? तब आपने कहा नुकसान आपके पास इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि उसका द्रव्यमान, स्पीड ज्यादा नहीं थी लेकिन द्रव्यमान तो ज्यादा था। ठीक है, अब ले लीजिए, आपने मान लीजिए आपके पास कोई चीज, बुलेट ले लीजिए, रॉयल एनफील्ड, अब आपके पास स्पीड भी ज्यादा हो उसकी और द्रव्यमान तो है ही बुलेट का आपके पास ज्यादा। बजाज प्लेटिना की गाड़ी से कंपेयर करोगे तो कहां वो कुपोषण का शिकार हो, कहां पर वो हेल्दी आपके पास व्यक्ति बुलेट। ठीक है, तो बुलेट आपके पास द्रव्यमान भी ज्यादा और तुम गाड़ी चला रहे हो 100 की स्पीड से, तो भाई साहब वेग प्लस द्रव्यमान आपके पास ज्यादा हो तो नुकसान क्या होगा? बहुत ज्यादा आपके पास होगा। अब तुम्हारे इसी स्थान में साइकिल ले लो, साइकिल चला लो तुम, आपके पास 70 की स्पीड से 100 तो चल ही नहीं पाएगी, 50-60 की स्पीड से चलेगी और द्रव्यमान क्या होता है? बहुत कम होता है। किसी को अगर झेल भी दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मोड़ा गिर जाएगा, उड़ जाएगा, कहेगा यार लग गया, लेकिन इतना कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आपने कहा यार उतना स्पीड से मोटरसाइकिल चली आ रही थी, अगर वो लग जाता तो दिक्कत हो जाती। अब वही साइकिल टकरानी उतनी स्पीड से तो दिक्कत नहीं हुई। तो आपने कहा साइकिल में भैया क्या कम है? द्रव्यमान बेटा आपके पास कम है। ओके, थर्ड लीजिए, थर्ड आपके पास ये है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब ये है अगर आप किसी की समकक्ष आप क्रिया करते हैं तो वो स्वाभाविक है आपके प्रति प्रतिक्रिया जरूर करेगा। किसी की बुराई करोगे वो तुम्हारी बुराई करेगा, किसी की अच्छाई करोगे वो तुम्हारी अच्छाई करेगा, किसी की तरफ देखोगे तो वह तुम्हें देखेगा। ठीक है, ओके। आपके पास क्रिया, मान लीजिए आप नाव से उतरते हैं तो जब आपने देखा होगा कभी नाव से उतरते हैं तो आप नाव से जब स्थल की तरफ पैर रखते हैं तो आपने देखा होगा ये आपके पास मान लीजिए पैर है और ये आपके पास कोई आपके पास नाव है और यहां पर आपने इसमें पैर रखा और ये उतरने के लिए आपने एक पैर पीछे की तरफ आपके पास था, तो आप देखते हो नाव कुछ समय के लिए पानी में क्या हो जाती है? झुक जाती है। और जब नाव आपके पास पानी में आपके पास झुक जाएगी तो
तो जितना बल आपने स्थल में उतरने के लिए लगाया उतना ही बल आपने नाव से बाहर निकलने के लिए लगाया। इसको कहते हैं क्रिया। क्रिया किया आपने बाहर के लिए, लेकिन नाव ने क्या करी? प्रतिक्रिया। ठीक है, नाव का तैरना कौन सा है? क्रिया प्रतिक्रिया। उत्प्लावन बल एक अलग चैप्टर है, लेकिन नाव का तैरना किस सिद्धांत पे? तो क्रिया प्रतिक्रिया। क्या करता है? नाव अंदर गई, नाव जैसे पानी में गई तो नाव ने अपने भार के बराबर पानी ने उसको रोकने के लिए बल लगाया, नाव ने नीचे की तरफ बल लगाया और पानी ने ऊपर की तरफ बल लगाया कि ये डूबे नहीं। तो अगर क्रिया प्रतिक्रिया समान हो गई तब तो नाव तैरेगी। अगर कहीं बल ज्यादा लग गया नीचे से पानी का तो नाव एक बार डूबेगी, फिर आपके पास वापस ऊपर की तरफ कभी आपने देखा उठकर आएगी। कभी आपने देखा होगा मार्कर को या किसी पेंसिल पेन को ऊपर से फेंक दो पानी में तो पहले वो नीचे तक जाती है पानी के, फिर उसके बाद धीमे धीमे ऊपर की तरफ आती। क्यों? क्योंकि पानी उसके वस्तु के बल के बराबर ज्यादा बल हटा देता है, जिसको कौन सा बल कहते हैं? उत्प्लावन बल। अगर बराबर हटाया तो तैरेगी, अगर पानी बल ना हटा पाया तो आप बोलोगे वस्तु क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। सुनिए, पानी अगर वस्तु के बराबर बल हटा दिया बराबर तो तैरेगी, पानी अगर वस्तु से कम बल हटा पाया तो वस्तु डूबेगी, अगर पानी ने वस्तु से ज्यादा बल हटा दिया तो वस्तु पहले डूबेगी फिर क्या होगी? तैरेगी। ओके, नेक्स्ट, आभूषण को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन सी है? आभूषण को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु होती है आपके पास कौन सी? तांबा, और आपके पास जिसको कहते हैं कॉपर। एक चीज और बता दें, अगर ये कहा जाए कि टोटल धातु आपके पास जो होती है उन धातु में सबसे ज्यादा प्रसारित धातु आपके पास कौन सी होती है? या तन्यता धातु। इसको हथौड़ी मारने के बाद आप तार से खींचते चले जाओ तो कितना आपके पास कहते? तो आंसर दीजिएगा सोना। सोना बेटा आपका 1 ग्राम में लगभग 2 किलोमीटर का लंबा तार खींचा जा सकता है। यही कारण होता है कि आप देखते होंगे जब कोई आभूषण आपके पास बनते हैं तो 1-1 ग्राम में 2-2 ग्राम में अंगूठी भी बना ली जाती है, हार भी आपके पास बनवा ली, वो हार तो नहीं, अंगूठी बना ली जाती है, छोटी छोटी सी रंग बना ली जाती है, कानों के कुंडल बनवा लिए जाते हैं। कारण ये सिर्फ इतना ही है कि 1 ग्राम के सोने के तार को क्या कर सकते हो आप? ज्यादा से ज्यादा खींच सकते हो लंबाई में। ठीक बेटा, सबसे ज्यादा तन्यता वाली धातु, तो आंसर दीजिएगा सोना। नेक्स्ट, आपके पास एक देश में हमेशा होता है तो एक देश में हमेशा राजा कोई जरूरी नहीं है, संसद कोई जरूरी नहीं है। अब काफी ऐसे देश है जहां पर संसद नहीं है, तानाशाही सरकार है। नेक्स्ट, आपके पास संप्रभुता। संप्रभुता एक चैप्टर है, एक आपके पास शब्द है, गणराज्य हो गया, लोकतंत्र हो गया, संप्रभुता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, ये वो है शब्द जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है देश से। आपके पास देश में हमेशा होगा तो नागरिक, जब जनता ही ना होगी तो देश काय के लिए होगा? फिर तो मृत्यु लोक होगा वो। ठीक है, तो आपके पास बेटा एक देश में आपके पास होगा क्या? नागरिक। ठीक है बेटा, कल हम मैथ का परसेंटेज का फुल उसके हर टाइप से एक एक प्रश्न, 1-2 प्रश्न लेकर टेलीग्राम में डालेंगे। और बेटा ईमानदारी से आप लोग शाम के 6-7 बजे तक उस प्रश्न को सॉल्व किया कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये प्रश्न हमें नहीं बना है तो आप शाम को बेटा हमारी कल फिर वीडियो एक आएगी आपके पास पूरी परसेंटेज टॉपिक को हल करने, पेपर को सॉल्व करते हुए, तो उसमें आप देखिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ इतना है कि आप पेपर को सॉल्व करें, पेपर को सॉल्व करने के बाद जो जानकारी आपके पास नहीं है उस जानकारी को हमारे वीडियो के माध्यम से आप प्राप्त कर सकें, और साथ में उस जानकारी के अलावा उसके आसपास से बनने वाले प्रश्नों की जानकारी भी प्राप्त कर सके। ठीक है बेटा, थैंक यू।